Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं जहां रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी अपने चरम पर थी। बिल्कुल, एक ऐसा समय जब धातु, पत्थर, रंग और शब्द सब मिलकर कुछ असाधारण रच रहे थे। हाँ, और हम सिर्फ इनकी एक लिस्ट नहीं देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब एक साथ कैसे हो रहा था। हमारी जानकारी का आधार है NCERT कक्षा 6 का अध्याय 11, लेकिन हम इसे UPSC के नजरिए से परत दर परत खोलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दिल्ली के एक अजूबे से, जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। महरौली का लौह स्तंभ। जरा सोचिए, 1600 साल से ज्यादा हो गए खुले आसमान के नीचे। हाँ, धूप, बारिश, सब कुछ झेलने के बाद भी उस पर आज तक जंग का एक धब्बा तक नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ये स्तंभ उस दौर की मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी ज्यादा वजनी। सिर्फ एक अकेली चमत्कारी चीज थी, या उस दौर में मेटलर्जी का ज्ञान इतना आम था कि ऐसी और भी चीजें बनी होंगी जो शायद समय के साथ खत्म हो गई? ये बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे उस दौर की गहराई में ले जाता है। देखिए, ये कोई अकेला चमत्कार नहीं था, ये एक बहुत ही उन्नत वैज्ञानिक समझ का नतीजा था। अच्छा। उस समय के कारीगरों को लोहे को शुद्ध करने और उसमें सही मात्रा में फास्फोरस जैसी चीजें मिलाने की गहरी समझ थी। इससे एक तरह की, आप कह सकती हैं, पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती थी जो इसे जंग से बचाती थी। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ थ्योरी में नहीं था, प्रैक्टिकल था। और जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, तो हाँ, ये जरूर उस दौर की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का प्रतीक है। और ये सब शायद गुप्त साम्राज्य जैसी एक स्थिर और समृद्ध राजनीतिक व्यवस्था में ही संभव था। मतलब जब एक मजबूत शासन होता है तो कला और विज्ञान दोनों को फलने फूलने का मौका मिलता है। एकदम सही, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और ये महारत सिर्फ धातु तक ही सीमित नहीं थी। इसी दौर में पत्थर और ईंटों से भी कमाल की चीजें बन रही थीं, जैसे कि स्तूप। हाँ, स्तूप, जिसका शाब्दिक अर्थ है टीला। ये बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माने जाते थे। इनका मकसद क्या था? इनका मूल विचार बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेषों को सहेजना था। इन अवशेषों को एक छोटे से बॉक्स में रखते थे, जिसे रेलिक कैस्केट कहते हैं, और फिर उसके ऊपर मिट्टी और ईंटों से एक गुंबद जैसी संरचना बना दी जाती थी। अच्छा। लेकिन जो बात इसे सिर्फ एक ढांचा होने से ज्यादा बनाती है, वो है इसके चारों ओर का प्रदक्षिणा पथ। परिक्रमा करने के लिए? हाँ, जहाँ भक्त श्रद्धा से परिक्रमा करते थे। ये वास्तुकला को धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और सांची या अमरावती के स्तूपों में तो प्रवेश द्वार और रेलिंग पर इतनी सुंदर नक्काशी है कि वो खुद में कला के नमूने हैं। और यहीं पर UPSC के सवालों की मानसिकता को समझना जरूरी हो जाता है। ऐसे? देखिए, 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में चैत्य और विहार के बीच अंतर पूछा गया था। अब वो सिर्फ परिभाषा नहीं जानना चाहते, वो ये परखना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन को समझता है। मतलब सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं, उसका काम भी समझना जरूरी है। बिल्कुल, कि बौद्ध धर्म में सामूहिक पूजा के लिए चैत्य थे और भिक्षुओं के मठवासी जीवन के लिए विहार थे। दोनों के लिए अलग अलग स्थान थे। ये धर्म के एक संगठित संस्थागत रूप में विकसित होने को दिखाता है। वास्तुकला समाज का आईना होती है और UPSC यही देखना चाहता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस दौर की वास्तुकला सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं थी, बल्कि समाज की जरूरतों और मान्यताओं का प्रतिबिंब थी? जैसे बौद्धों के लिए विहार तो आम लोगों के लिए मंदिर। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ठीक इसी समय शुरुआती हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हो रहा था, और इन मंदिरों ने वास्तुकला की वो भाषा तैयार की जो अगले 1000 साल तक भारत में इस्तेमाल हुई। अच्छा। इसका दिल होता था गर्भगृह, एक छोटा अंधेरा कमरा जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती थी। एकदम पवित्र स्थान। हाँ, फिर गर्भगृह के ठीक ऊपर एक टावर बनाया जाता था, जिससे शिखर कहते थे, जो दूर से ही मंदिर की पहचान बताता था। बिल्कुल। और सामने एक हॉल होता था, मंडप,
जहां लोग इकट्ठा होते थे। भीतर गांव का मंदिर हो या महाबलीपुरम के एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए मंदिर, ये सब उस शुरुआती दौर के शानदार प्रयोग थे। मतलब ये गर्भगृह, शिखर और मंडप एक तरह से मंदिर वास्तुकला के एबीसीज बन गए, जिन्होंने आगे चलकर नागर और द्रविड़ जैसी भव्य शैलियों की नींव रखी। एकदम सही। ये वो फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, मतलब वो बुनियाद है जिसे समझे बिना आप बाद के भव्य राजराजेश्वर या कोणार्क मंदिरों की जटिलता को नहीं समझ सकते। यूपीएससी के लिए ये कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का एक क्लासिक उदाहरण है। अब अगर इन इमारतों के अंदर की दुनिया की बात करें तो अजंता की गुफाओं का ख्याल आता है। ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये तो पहाड़ों को काटकर बनाए गए पूरे के पूरे मठ हैं। हाँ, और वो भी बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस कलाकार के लिए ये कैसा रहा होगा। एक छोटी सी मशाल की टिमटिमाती रोशनी में पूरी दुनिया से कटकर वो आने वाली सदियों के लिए कुछ बना रहा था। ये सिर्फ कलाकारी नहीं, एक तरह की तपस्या थी। और उसी तपस्या का नतीजा है कि 1500 साल बाद भी उन गुफाओं के अंदर बने चित्र आज भी जिंदा लगते हैं। उनके रंग कितने जीवंत हैं। इसका राज क्या था? प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल। उन्होंने पौधों और खनिजों से ऐसे रंग बनाए जो समय को मात दे गए। लेकिन ये चित्र सिर्फ सुंदर नहीं है, ये बोलते भी हैं। ये उस दौर की कहानियां सुनाते हैं ना? हाँ, और यही बात इन्हें यूपीएससी के लिए अनमोल बना देती है। ये चित्र उस समय के समाज का एक विजुअल डॉक्यूमेंट है। विजुअल डॉक्यूमेंट मतलब आप उनमें उस समय के पहनावे, केश सज्जा, रीति रिवाज और यहाँ तक कि भावनाओं को भी देख सकते हैं। जातक कथाओं के माध्यम से वे हमें आम लोगों के जीवन की झलकियां देते हैं। अच्छा। 2013 में भित्ति चित्रों मतलब म्यूरल पेंटिंग्स पर जो सवाल आया था, उसका मकसद यही था कि क्या आप कला को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पढ़ सकते हैं? अजंता की पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, इतिहास की एक खुली किताब है। ये दिलचस्प है कि ये कहानियां सिर्फ गुफाओं की दीवारों पर ही नहीं थी, बल्कि उसी दौर में इन्हें बड़े ही काव्यात्मक ढंग से लिखा भी जा रहा था, खासकर दक्षिण भारत में। बिल्कुल। हम संगम युग के बाद के दौर में पहुंचते हैं, जहां तमिल साहित्य अपने शिखर पर था। लगभग 1800 साल पहले इलांगो अडिगल नाम के एक कवि ने शिलाप्पादिकारम नाम का महाकाव्य लिखा। ये किस बारे में? ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कोवलिन और उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी है, जो अन्याय और शक्ति के टकराव को दिखाती है। जब कन्नगी अपने पति को दिए गए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड के खिलाफ क्रोधित होती है, तो उसका दुख पूरे मदुरई शहर को भस्म कर देता है। अरे वाह! हाँ, ये न्याय, नैतिकता और एक आम महिला की असाधारण शक्ति का प्रतीक है। और फिर मणिमेखलाई भी है, जो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं दिखाती हैं कि उस समय भारत में केवल संस्कृत ही साहित्य की एकमात्र महान भाषा नहीं थी। और ये यूपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर इतिहास पढ़ते समय हम उत्तर भारत या संस्कृत साहित्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सही बात है। लेकिन ये तमिल महाकाव्य हमें उस दौर के समाज, व्यापार और संस्कृति का एक बिल्कुल अलग दक्षिणी दृष्टिकोण देते हैं। ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारत की साहित्यिक परंपरा कितनी विविध और समृद्ध थी। और उत्तर में भी संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग चल रहा था, खासकर कालिदास जैसे कवियों के साथ। हाँ, और यहाँ एक और सीधा यूपीएससी कनेक्शन है। 2020 की परीक्षा में एक प्रश्न था जिसमें कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ा गया था। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्शन। बिल्कुल। परीक्षक ये जानना चाहते हैं कि क्या आप एक महान कलाकार को उसके संरक्षक और उसके समयकाल के साथ जोड़ सकते हैं। कालिदास का मेघदूत सिर्फ एक कविता नहीं है, ये गुप्त काल की समृद्धि और सौंदर्य बोध का भी प्रतिबिंब है। इसी दौर में पुराणों और महाकाव्यों को भी लिखित रूप दिया गया। क्या इसका मकसद ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था? निश्चित रूप से। पुराणों को जानबूझकर सरल संस्कृत में लिखा गया ताकि महिलाएं और शूद्र, जिन्हें पारंपरिक रूप से वेदों के अध्ययन से वंचित रखा गया था, वो भी इन कहानियों को सुन सकें। तो ये एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। बिल्कुल, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये एक बहुत बड़ा कदम था। महाभारत और रामायण, जो सदियों से मौखिक परंपरा में चली आ रही थीं, उन्हें भी इसी समय के आसपास अंतिम रूप दिया गया। ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के नैतिक और सांस्कृतिक आधार स्तंभ बन गए। कला, वास्तुकला, साहित्य, ये सब अद्भुत है। लेकिन शायद सबसे क्रांतिकारी काम विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हो रहा था। हाँ, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आप आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं।
जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तब आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियम में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। बहुत बड़ा। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को भी समझाया, ये बताकर कि ये सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा की परछाइयों का खेल है। ये पौराणिक कथाओं से हटकर एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आता है शून्य, जीरो। आज हमें ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन ये एक दार्शनिक और गणितीय क्रांति थी। कुछ नहीं को एक पहचान देना, एक चिन्ह देना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसने गणित की पूरी व्यवस्था को बदल दिया। इसके बिना प्लेस वैल्यू सिस्टम संभव नहीं था। और आज का कंप्यूटर भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। आज का बाइनरी कोड, कंप्यूटर और आधुनिक विज्ञान कुछ भी संभव नहीं होता। ये भारत का दुनिया को दिया गया सबसे महान बौद्धिक उपहारों में से एक है। और इसी दौर में चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा पर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ लिखे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, जंग रहित लौह स्तंभ का विज्ञान, मंदिरों की सटीक इंजीनियरिंग, अजंता की जीवंत कला, कालिदास की कविता और शून्य की खोज, तो ऐसा लगता है कि ये सब अलग अलग नहीं था। ये सब एक ही रचनात्मक ऊर्जा के अलग अलग रूप थे जो एक साथ फूट रहे थे। और यही उस युग की असली कहानी है, और यही यूपीएससी के सिलेबस का सार भी है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता और परिवर्तन को समझना एक मुख्य विषय है। ये जानना कि हमारी वैज्ञानिक और कलात्मक जड़ें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं, हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। एक ऐसे समाज की तस्वीर जहां तर्क, कला और आध्यात्मिकता सब एक साथ चलते थे। हाँ, तीनों को एक साथ महत्व दिया जाता था। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इसी अध्याय में बताया गया है कि कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले चीन में हुआ था, लेकिन उसे भारत पहुंचने में सदियां लग गईं। हाँ, भारत में उस समय पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हिमालय के भोजपत्र पर लिखी जाती थीं, जिन्हें तैयार करना और सहेजना बहुत मुश्किल था। अब सोचिए, अगर कागज भारत में बहुत पहले, मान लीजिए आर्यभट्ट या कालिदास के समय में ही आसानी से उपलब्ध हो गया होता, तो हमारे ज्ञान और साहित्य का इतिहास कितना अलग हो सकता था। ये सोचने वाली बात है। क्या और भी ज्यादा किताबें लिखी जाती? क्या ज्ञान का प्रसार और भी तेजी से होता? या फिर हमारी मौखिक परंपरा की जो मजबूती थी वो कुछ कम हो जाती? ये एक दिलचस्प क्या होता अगर वाला सवाल है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.